दोस्तों, एक अंतिम संस्कार जिसकी बहुत ज्यादा तौर तरीके हैं, पर उसी के साथ उसमें कुछ सिंबॉलिक है। कुछ ऐसा ही हम देखेंगे हमारी आज की कमाल की ताइबनीज हॉरर मूवी में, जिसका नाम है द फ्यूनरल। ये कहानी दिखाएगी एक माँ और बेटे की कहानी जो जाएंगे एक फैमिली फ्यूनरल को अटेंड करने, और वहां पे उनके सामने डार्क मिस्ट्री खुलकर आएगी। जो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इन्हीं चीज से हमें हेल्प मिलती है। और अगर आप लोग ऐसा करोगे तो और भी लोग मेरी इस वीडियो को देख पाएंगे। खैर, अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा द फ्यूनरल मूवी की कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है ली चुन नाम की एक ग्रोसरी स्टोर वर्कर को दिखाते हुए, जिसे कॉल आता है पर फोन पे कोई नहीं बोलता। एंड देन ली चुन के साथ होने लगती हैं पैरानॉर्मल चीजें। उसे ऊपर से अजीब शोर आता है, एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और चीजें इधर उधर होने लगती है। एंड में ली चुन ऊपर जाकर चेक करती है, जहां पे लाइट जलते ही उसे एक क्रीपी सी शैडो दिखाई देती है। लाइट्स काम करना बंद कर देती है। जब ली चुन फोन की टॉर्च के साथ ही आगे बढ़ती है, पर कोई तो वहां पर था जो उसे बार बार डरा रहा था। हम लोग उसके पीछे एक ईविल हाथ को भी देख पाते हैं, पर तभी वो जाग जाती है। मतलब ये बस एक सपना था। खैर, अब ली चुन जाती है अपनी बेटी के साथ डिलीवरीज करने के लिए, जिसका नाम है जुआओ। पूरे दिन माँ बेटी डिलीवरीज करते हैं। एंड देन रात के टाइम जब ली चुन एक घर में डिलीवरी करने जाती है तो जुआओ अकेली रह जाती है। जाओ को अब किसी की प्रेजेंस फील होती है एक गली के पास, और जब वो वहां पे जाकर चेक करती है तो वहां पे कोई नहीं था। पर तभी जाओ को एक इविल एंटिटी पकड़कर उसकी आंखों में घूरने लगती है। जाओ डर के मारे भाग जाती है। एंड देन जब ली चुन घर से निकलती है तो उसे अपनी बेटी नहीं मिलती। ली चुन को जाओ दूर जाती हुई दिख जाती है, जिसे ली चुन जाकर रोक लेती है। पर जाओ अपनी माँ को बताती है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। ली चुन अब अंधेरी गली में चेक करती है, पर वहां कोई नहीं था। वो अपनी बेटी को खींचकर वापस ले जाने लगती है, और इस बात पे माँ और बेटी में हो जाती है लड़ाई। और हम लोग समझ पाते हैं कि इन दोनों का रिश्ता इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। खैर, उस रात को याओ को पेट में दर्द होने लगता है, और हमें पता चलता है कि याओ की किडनियां खराब है, जिसकी वजह से उसे दवाइयों पे जीना पड़ रहा है। ली चुन वहां पे आकर अपनी बेटी को संभाल कर उसे दवाई वगैरह देती है। और दोस्तों, किडनी खराब होने की बीमारी की वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा गरीब हो चुके थे। ली चुन को रात भर बैठकर डब्बे बनाने का काम करना पड़ता था, पर अब हालात और भी ज्यादा बिगड़ने वाले थे, क्योंकि अगले दिन ली चुन को काम से निकाल दिया जाता है। क्योंकि ली चुन अक्सर काम पे थक कर सो जाती थी, पूरी रात काम जो करती थी। इतना ही नहीं, याओ का डॉक्टर अब ली चुन को बताता है कि याओ को जल्दी से जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वरना वो मारी जाएगी। और ऑब्वियसली ली चुन पे सर्जरी के पैसे नहीं थे, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब एक रात ली चुन को कॉल आता है दे नाम के एक आदमी का, जो ली चुन का एक दूर बिछड़ा हुआ कजन था। दे बताता है कि ली चुन का दादा मर चुका है और ली चुन को अब फ्यूनरल में आना होगा। ली चुन असल में अपने दादा के काफी ज्यादा क्लोज थी, तो वो बिना देर करे अपनी बेटी को उठाकर फ्यूनरल के लिए निकल जाती है, जो गांव में होने वाला था। पर याओ को आज तक पता ही नहीं था कि उसका दादा जिंदा है, जिस बात से माँ बेटी में फिर से बहस होती है। खैर, गांव पहुंचने पे दोनों को लेने आता है दे माँ बेटी से इंट्रोडक्शन लेता है, और हमें पता चलता है कि दे ने खुद अकेले ली चुन का नाम पता ढूंढ कर निकाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ली चुन अपने दादा का फ्यूनरल मिस कर दे अकेला ही फ्यूनरल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाल रहा था। और अब काफी देर ट्रैवल करके ये तीनों लोग पहुंचते हैं घर पर, जो काफी बड़ा और आलीशान था। वहां पे ली चुन और जाओ पहुंचते हैं फ्यूनरल प्लेस पे, जहाँ पे एक रिचुअल चल रहा था। हम लोग अब मिलते हैं ली चुन की माँ जेन, ली चुन का पापा काई, ली चुन का भाई जियुन, ली चुन की बहन हुआ, और एक मास्टर से जो फ्यूनरल का प्रीस्ट है। खैर, सबसे पहले ली चुन और जाओ जाते हैं अपना सामान रखने, पर घर के अंदर घुसते ही एक श्राइन से एक टैबलेट नीचे गिर जाता है। ली चुन जाकर उस टैबलेट को उठाकर वापस रखती है, पर तभी उस टैबलेट पे एक वर्ड खून से हाईलाइट हो जाता है, जिस शब्द का मतलब था आलू बुखारे का पेड़।
और इस पेड़ का नाम आप लोग याद रखना, क्योंकि अब लीचुन इससे घबरा जाती है। वहीं अब याओ इस महल जैसे घर में इधर उधर घूम रही थी, जिसके बारे में उसे आज तक पता ही नहीं था, और ये घर एक भूल भुलैया जैसा था। एंड में लीचुन आती है और वो याओ को अपने साथ ले जाती है उस कमरे में जहाँ पे वो बचपन में रहा करती थी। उस कमरे में थोड़ा टाइम बिताते ही लीचुन को पुरानी बातें याद आने लगती है और सीन जाता है पास में हम लीचुन को देखते हैं जो देर रात को कहीं घर से जा रही थी, पर एंड टाइम पे लीचुन को उसका पापा काई पकड़ लेता है। लीचुन बहुत ज्यादा हंसमुख लड़की थी, पर उसके घर वाले उसकी इस पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं खाते थे। असल में दोस्तों, लीचुन का रिश्ता अपने घर वालों के साथ कभी अच्छा था ही नहीं, और अब प्रेजेंट में लीचुन इसी बारे में सोच रही थी। अब देर रात को याओ अपना सामान सेट कर रही थी जब उसे कमरे के बाहर से किसी के बोलने की आवाजें आती है। याओ बाहर जाकर चेक करती है, पर उसे कोई नहीं मिलता। हालांकि उसे सुनाई देती है कुछ अजीब सी विस्परिंग। तभी अचानक याओ के कमरे में धम की आवाज आती है और वो कमरे में भाग कर जाती है, पर कमरे में भी कोई नहीं था। याओ इधर उधर देखने लगती है और जब वो बेड के नीचे देखती है तो उसे दिखाई देते हैं काले कलर के पैर दूसरी तरफ। याओ खड़ी होती है, पर वहां पे कोई नहीं था, पर फिर से नीचे देखने पे पैर उसके पास आ जाते हैं। याओ डर के मारे कोने में भाग जाती है और वो जैसे ही अपना बैग उठाती है, कोई एंटिटी उसके हाथ पर काट लेती है। याओ चिल्लाती है और लीचुन भागकर अपनी बेटी के पास आती है, पर अब याओ के हाथ से काटने का निशान गायब हो चुका था। वो अपनी बेटी के लिए उसका बैग वगैरह भी चेक करती है, पर उसमें कुछ नहीं था, जिससे लीचुन को अब लगने लगता है कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है। खैर तभी लीचुन से मिलने आता है काई लीचुन से पूछता है कि वो वापस क्यों आई है। कहने का मतलब उसके परिवार वाले उसको फ्यूनरल में नहीं बुलाना चाहते थे। हमें पता चलता है कि काई और लीचुन बचपन में बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे, और अब काई लीचुन को वापस घर भेजने आया है, पर लीचुन बोलती है कि वो फ्यूनरल के 7 दिन बाद ही घर पे जाएगी, क्योंकि दोस्तों ताइवान में फ्यूनरल 7 दिन तक चलता है। अब नेक्स्ट डे याओ को घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो जाकर इस बात को बताती है अपनी माँ को, और उस वक्त लीचुन एक ग्रैंडफादर क्लॉक को खोलने की कोशिश कर रही थी जो बचपन में उसके दादा ने उसे गिफ्ट करी थी। खैर इसके बाद माँ और बेटी जाते हैं फ्यूनरल प्लेस में, जहाँ पे वो मिलते हैं दे से, और दे बताता है कि लीचुन की पूरी फैमिली मास्टर प्रीस्ट के साथ घर के बाहर गई हुई है। अब यहाँ पे लीचुन फाइनली अपने दादा की लाश को देखने के लिए चले जाती है, और लीचुन के वहां से जाने के बाद याओ और दे थोड़ी बातें करते हैं। हमें पता चलता है कि याओ को डांसिंग का शौक है, पर उसकी माँ उसे डांस नहीं करने देती क्योंकि उसकी किडनियां खराब है। दे इस बात को लेके याओ को थोड़ा समझाता है, एंड देन हम देखते हैं लीचुन को जो अपने दादा को मरा हुआ देखकर अपना बचपन याद करने लगती है। पास में हम देखते हैं कि लीचुन रो रही थी क्योंकि उसके घर वाले उसका बर्थडे नहीं मना रहे थे, बट एंड में वहां पे आया था उसका दादा, जिसने अकेले ही लीचुन का केक काटा था, और उसने लीचुन को उस ग्रैंडफादर क्लॉक की चाबी भी दी थी। ये सब याद करके अब लीचुन रोती है, एंड देन याओ और लीचुन जाते हैं लंच करने, पर यहाँ पर दोनों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि याओ अचानक ही लंच के पैसे अपनी जेब से निकाल कर देती है, और ये पैसे याओ ने दे से लिए थे। ये बात लीचुन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर खैर लीचुन वहां पे कुछ औरतों की बातें सुन लेती है, और ये औरतें बातें कर रही थी लीचुन के घर के ही बारे में, कि कैसे लीचुन का घर हॉन्टेड हो गया है जब से दादा की मौत हुई है। सीन जाता है लीचुन के अब घर वालों पे, जहाँ पे वो चारों लोग बैठकर बात कर रहे थे कि उन्हें किसी भी तरह फ्यूनरल के 7 दिन पूरे होने से पहले लीचुन और उसकी बेटी से छुटकारा पाना होगा। खैर फ्यूनरल की प्रेयर स्टार्ट होती है और सब लोग प्रार्थना करते हैं, पर बीच में लीचुन के पीछे आके बैठ जाती है उसकी बहन हुआ लीचुन को बोलती है कि कजन दे घर पर तभी आया है जब दादा की मौत हुई है, वरना दे पहले कभी भी यहाँ पे नहीं आता था, और अब दे प्रॉपर्टी में अपना हक जमाने के लिए आया है। इस बात पे लीचुन यकीन नहीं करती क्योंकि देव बहुत ज्यादा अच्छा आदमी था और वो अपनी बहन की ही बेइज्जती कर देती है। पर दोस्तों इस फ्यूनरल की प्रेयर्स में कुछ तो गड़बड़ थी। ये प्रेयर्स नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब उस रात को एक और अजीब बात हमें पता चलती है। असल में लीचुन और उसकी बेटी परिवार वालों के साथ खाना नहीं खा रहे थे,
वो लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रहे थे क्योंकि लीचुन के परिवार ने लीचुन को घर पे खाने से ही मना कर दिया था। खैर उस रात लीचुन अपनी बेटी के लिए थोड़ा खाना मांगने आती है डाइनिंग रूम में, पर उसका पापा उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। ये बात हुआ को बिल्कुल भी नहीं पसंद आती क्योंकि उसे अपनी बहन थोड़ी पसंद थी। इसी बात पे हुआ अपने पापा से बहस कर लेती है और वो गुस्से में वहां से चले जाती है। अगली सुबह जुआन फ्यूनरल हाउस के लिए पेपर लोटस बना रही थी जब उसे आने लगती है कुछ डिमोनिक आवाजें। जाओ डर के अब वहां से जाने लगती है और वो ये भी बोलती है कि अगर यहाँ पे कोई आत्मा है तो प्लीज मेरे को परेशान मत करो। बट देन याओ को फील होता है कि दादा की कब्र वाले कमरे में कोई अभी अभी भाग कर गया। याओ अब जाकर चेक करती है और उसे दादा की कब्र से गिरा हुआ कपड़ा मिलता है। वो कपड़ा वापस कब्र पे डाल देती है, पर अगले ही पल कपड़ा वापस नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि दादा की आत्मा उससे मजाक कर रही है, तो वो अपने दादा को बोलती है कि प्लीज मुझे परेशान मत करो। देन वो दोबारा कपड़ा डालती है, पर तभी कपड़े के नीचे आ जाती है एक डिमोनिक आत्मा, जिससे याओ डर के मारे भागती है, पर कमरे से निकलते ही वो वापस कमरे के अंदर ही पहुंच जाती है। ऐसा बार बार 3 बार होता है एंड देन याओ डर के मारे चिल्लाने लगती है, पर एंड में वहां पे आ जाता है डे और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब आज रात को लीचुन जब जाओ को सुला देती है तो उसके पास आती है उसकी माँ खाना लेके, और वो उससे कल रात के लिए माफी मांगती है। बट देन थोड़ी प्यार भरी बातें करने के बाद जेन बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये फ्यूनरल इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। और ऑब्वियसली ये बात लीचुन को पसंद नहीं आती क्योंकि सारे लोग उसे घर से भगाने में लगे हुए थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। अब सीन जाता है फ्यूनरल के उस मास्टर पे और वो आधी रात को फ्यूनरल हाउस में करने लगता है एक अजीब सा रिचुअल, और इससे हम लोग समझ जाते हैं कि उस मास्टर की दाल में कुछ तो डिमोनिक है। थोड़ी देर बाद अब लीचुन की आंख खुल जाती है क्योंकि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया था। वो बाहर जाकर चेक करती है एंड देन घर में कहीं ना कहीं से शोर आने लगता है, जिसके पीछे पीछे लीचुन पहुंच जाती है एक स्टोरेज रूम में जहाँ पे उसके साथ होती हैं पैरानॉर्मल चीजें। वहां पे लीचुन को अपनी एक पुरानी फैमिली फोटो मिलती है जिसको देखकर वो अपने पास के फोटो वाले दिन को याद करने लगती है, जिस दिन वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। हालांकि अब लीचुन नोटिस करती है कि फोटो में उसके पापा की शक्ल हिल रही है एंड देन अचानक उसका पापा फोटो में ही डिमोनिक होकर उसे बुरी तरीके से डरा देता है और फोटो का शीशा चटक जाता है, जिससे लीचुन घबरा गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब युआन सो रही थी तभी कोई उसकी चादर खींचकर उसे जगा देता है। युआन अब खड़ी होकर अपना कमरा ऑब्जर्व करती है। जब वो इधर उधर देख रही थी तभी उसके वार्डरोब का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और दूसरी तरफ लीचुन पहुंच जाती है एक कमरे में जहां पे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है अपनी बेटी की एक एपरेशन को जो कच्चे चावल डिमोनिक तरीके से खा रही थी। डर के मारे लीचुन एक आयरन बार को उठा लेती है, पर वो डिमोनिक आत्मा उसके हाथों को पकड़कर उसे बुरी तरीके से डराकर भगा देती है। लीचुन अब भागते भागते जंगलों में चले जाती है जहाँ पे वो टकरा जाती है एक पेड़ से लटकी हुई आत्मा से। और वही याओ जब अपना वार्डरोब चेक कर रही थी तो शीशे के अंदर से बाहर निकलता है एक डिमोनिक चेहरा। खैर दोस्तों, ये जो भी हुआ ये सब हुआ उस मास्टर के रिचुअल की वजह से। अब लीचुन भागकर घर पहुंचती है और उसे मिलती है अपनी बेहोश बेटी। याओ को उठाकर लीचुन तुरंत वहां से निकलती है, पर अब इविल शक्तियां उन दोनों का पीछा कर रही थी। इन दी एंड लीचुन और याओ छिप जाते हैं एक बेड के नीचे, और जब सब शांत हो जाता है तभी बेड के ऊपर से नीचे उतरती है वो डिमोनिक आत्मा जिसके पैर बिल्कुल काले थे। अब दोस्तों वो आत्मा लीचुन के सामने ही कमरे में इधर उधर चलने लगती है। वो देन बेड के ऊपर चढ़कर उधम मचाने लगती है एंड देन लीचुन के पास से याओ गायब हो जाती है। पर तभी याओ की जगह वहां पे आ जाती है वो भयानक एंटिटी, जिससे डर के लीचुन जाग जाती है और उसे लगता है कि वो सब बस एक सपना था
उठने के बाद माँ बेटी एक दूसरे से बातें करते हैं और दोनों ने ही कल रात को सपने में भूत देखे थे, जिससे अब लीचुन को लगने लगता है कि उसे फ्यूनरल में नहीं आना चाहिए था और वो फैसला करती है अपनी बेटी को लेकर वापस घर जाने का। थोड़ी देर बाद हुआ लीचुन को रोककर बोलती है कि अब तक तुम घर पे क्यों नहीं आई थी, शायद तुम्हें भी मेरे दादा की प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि फैमिली में तुम्हें कोई पसंद तो वैसे भी नहीं करता। दोनों बहनों में फिर से बहसबाजी हो जाती है एंड देन इंडियन लीचन बोलती है कि मैं इस घर को छोड़कर जा ही रही हूँ। वही दूसरी तरफ जाओ जाती है एक मंदिर में और वो गॉड से प्रार्थना करती है कि काश वो जल्दी मर जाए ताकि दोस्तों उसकी माँ खुश रह सके। अपेरेंटली जाओ को लगता था कि वो अपनी माँ को नीचे धकेल रही है। खैर तभी वहाँ पे एक प्रीस्ट आ जाता है जिसने जाओ की इन बातों को सुन लिया था और वो प्रीस्ट अब जाओ को समझाता है एंड देन वो उसका हॉरोस्कोप भी पढ़ता है जिसमें लिखा था कि जाओ के घर में जल्द ही कोई चोरी होगी। देन वहां पे आती है लीचुन और प्रीस्ट लीचुन को बोलता है कि उन दोनों माँ बेटी को आज रात मंदिर में ही रुकना चाहिए, पर लीचुन अपनी बेटी को वहां से लेकर निकल जाती है। अब वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में वो दोनों दे की दुकान पे रुकते हैं जहाँ पे दे से जाओ गुड बाय बोलने जाती है। दुकान में दे जाओ को बताता है लीचुन की फैमिली के पास्ट के बारे में कि कैसे लीचुन सिर्फ और सिर्फ अपने दादा से प्यार करती थी और उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और उन्हीं की वजह से तंग आकर लीचुन ने घर छोड़ दिया था और वो आज तक वापस नहीं आई। पर क्योंकि वो अपने दादा से प्यार करती है इसलिए वो फ्यूनरल अटेंड करने आई और उन दोनों को फ्यूनरल से इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। ये बात सुन के जाओ को लगता है कि उन्हें एक और रात रुक जाना चाहिए क्योंकि ये फ्यूनरल की आखिरी रात थी। ये बात वो किसी तरह अपनी माँ को भी समझा देती है और वो दोनों फिर वापस फ्यूनरल में चले जाते हैं। अब शाम के टाइम फ्यूनरल की प्रेयर्स का टाइम हो गया था, पर प्रेयर से पहले दे जाओ को पीने के लिए देता है पानी। देन प्रेयर शुरू होती है पर प्रेयर में कोई और नहीं आता एंड मास्टर प्रेयर स्टार्ट कर देता है। वो पढ़ने लगता है कुछ मंत्र एंड अचानक ही जाओ को चक्कर आने लगते हैं और हम लोग समझ जाते हैं कि जाओ के पानी में कुछ मिला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ लीचुन अपने परिवार को प्रेयर्स में बैठने के लिए बुलाने के लिए आई हुई थी, पर लीचुन को घर वाले डाइनिंग टेबल पे अजीब तरीके से बैठे हुए मिलते हैं। लीचुन उनसे बोलती है कि प्रेयर में चलो, पर तभी सारे के सारे घर वाले हो जाते हैं डिमोनिक और लीचुन को पूरी तरीके से वो लोग डरा देते हैं। घर वाले बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ, पर तभी वहां पे आ जाता है दे और घर वाले गायब हो जाते हैं। देन दे लीचुन को संभाल कर फ्यूनरल की तरफ ले जाने लगता है, पर रास्ते में ही दे एक रस्सी निकालकर लीचुन की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे घसीट कर वहां से ले जाता है और इसका मतलब मूवी का विलन है दे। अब थोड़ी देर बाद लीचुन को होश आता है जंगल में एक आलू बुखारे के पेड़ के पास और वहां पे उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पेड़ से लटकी हुई थी उसकी मम्मी पापा और भाई बहनों की लाशें। कहने का मतलब दे ने पहले ही उसके पूरे परिवार को मार डाला था और मूवी की शुरुआत से ही लीचुन और जाओ आत्माओं के साथ रह रहे थे। हमें पता चलता है कि दे और उस मास्टर ने मिलकर ये सब प्लान करा था और वो मास्टर लीचुन के घर वालों की आत्मा को बंदी बनाकर रखे हुए था ताकि वो लोग भाग ना पाए और लीचुन और उसकी बेटी को धोखा हो जाए कि वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। और इसलिए ही पूरी मूवी में घर वाले लीचुन को वापस शहर भेजने में लगे हुए थे, पर क्योंकि मास्टर ने उन्हें बंदी बना रखा था तो आत्माओं पे कोई और चारा नहीं था बस अपनी बेटी को डराने के। ये सब देख के लीचुन अब रोने लगती है एंड देन उसके सामने आता है दे जो बताता है कि लीचुन और जाओ दादा की प्रॉपर्टी के आखिरी वारिस है और अगर वो दोनों मर जाएंगे तो सारी प्रॉपर्टी दे की हो जाएगी। दे अब लीचुन को मारने लगता है, पर लीचुन बोलती है कि तुम सारी प्रॉपर्टी रख लो, बस मुझे और मेरी बेटी को घर जाने दो। पर क्योंकि लीचुन ने अब सच जान लिया था तो अब उसे मरना ही होगा। और वही दूसरी तरफ मास्टर अब जाओ को दवाई सुंघाकर बेहोश कर देता है। वही जंगल में लीचुन को दे पेड़ पे फांसी पे लटका देता है एंड वो अपना दम तोड़ने लगती है। खैर एंड में वहां पे आ जाती है काई की आत्मा जो अपनी बेटी को मरता हुआ देखकर अपने पुराने दिन को याद करती है। असल में दोस्तों जब लीचुन घर छोड़कर भाग गई थी तो भी काई अपनी बेटी को अक्सर जाकर छुपके छुपके देखता था और हम लोग समझ जाते हैं कि भले ही
इस परिवार के लोगों में आपस में बनती ना हो, पर अंदर से सबका दिल साफ था। काई की आत्मा अब लीचुन को फांसी से बचा लेती है एंड लीचुन अपने सारे परिवार वालों की आत्माओं से मिलती है। लीचुन सबसे माफी मांगती है अपने बिहेवियर के लिए और आत्माएं लीचुन को भागने के लिए बोलती है, पर तभी दे आके एक चाकू से लीचुन के भाई को एंड देन उसकी बहन की आत्माओं को खत्म कर देता है। मतलब वो चाकू एक अनहोली चाकू था। दूसरी तरफ मास्टर स्टार्ट कर देता है एक रिचुअल जिसमें वो जाओ की बलि चढ़ाएगा और वो ग्रैंडपा की आत्मा पे भी काबू पा लेगा। वही जंगल में दे लीचुन की माँ की आत्मा को भी खत्म कर देता है एंड देन वो बढ़ता है लीचुन की तरफ। वो लीचुन को मार ही डालता कि तभी ग्रैंडफादर क्लॉक का घंटा जोर जोर से बजने लगता है और घड़ी की आवाज सुनकर दे थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और घड़ी की आवाज से मास्टर का रिचुअल भी भंग हो जाता है। अब रिचुअल भंग होने के बाद राख जमीन पे फैल जाती है और मास्टर सारी चीजों को उठाने के लिए नीचे झुकता है, पर तभी मास्टर के सामने बनने लगते हैं पैरों के निशान। मास्टर समझ जाता है कि दादा की आत्मा को गुस्सा आ गया है और वो अपनी फैमिली को बचाने आ चुका है और वो तुरंत अब मंत्र पढ़कर दादा की आत्मा को भी वश में करने की कोशिश करता है। देन फुटस्टेप्स अचानक राख में बनना बंद हो जाते हैं, पर तभी लाइट्स चले जाती है। मास्टर फोन की टॉर्च के साथ कैमरा खोलता है, पर कैमरे में दिखाई देने लगती है एक इनविजिबल शक्ति जो बार बार अपनी पोजीशन बदल रही थी। इन दी एंड वो शक्ति मास्टर पे हमला कर उसे हवा में उड़ा देती है और जब मास्टर बच के भागने की कोशिश करता है तो उसके सामने आ जाता है डिमोनिक दादा जो एक चाकू से मास्टर को स्टैप कर बुरी तरीके से मार डालता है। वापस जंगल में दे उस चाकू से अब काई की आत्मा को भी स्टैप कर देता है एंड वो मारने के लिए आगे बढ़ता है लूचिन को। लूचिन और दे लड़ते हैं, पर एंड में लूचिन एक पत्थर से दे के सर पे मारकर वहां से भागती है। वो काई की आत्मा के पास जाती है और काई से माफी मांगती है अपने बिहेवियर के लिए, पर काई अपनी बेटी को बोलता है गुड बाय क्योंकि वो चाकू अपना असर दिखा चुका था एंड देन काई की आत्मा भी भस्म हो जाती है। सीन जाता है जाओ पे, जिसे फाइनली होश आता है और वो देख पाती है अपने दादा की आत्मा को और आत्मा को देखकर जाओ समझ जाती है कि ये वही आत्मा है जो शहर में एक बार जाओ के पास आई थी। दादा की आत्मा देन शांति से वापस फोटो में चले जाती है एंड देन फ्यूनरल हाउस की तरफ कोई बढ़ने लगता है। जाओ को लगता है कि वो उसकी मम्मी होगी, पर नहीं, वो था दे जिसने जाओ की माँ को जंगल में मार डाला था और अब दे जाओ को भी नहीं छोड़ेगा। सीन कट हो जाता है एंड देन नेक्स्ट सीन में दे अपनी गाड़ी की डिग्गी को बंद कर बैठता है गाड़ी में और लीचुन और जाओ अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हाउएवर गाड़ी में बैठते ही दे के साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें और उसे एंड में दादा की आत्मा गाड़ी में ही आकर बुरी तरीके से मार डालती है। नेक्स्ट डे पुलिस आती है एंड उन्हें गाड़ी की डिग्गी में मिलते हैं लीशुन और जाओ, जहाँ पे लीशुन मर चुकी थी पर जाओ की सांसें अभी भी चल रही थी। जाओ को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पे कुछ दिन बाद जाओ को होश आता है और उसे पता चलता है कि उसके शरीर में अब उसकी माँ की किडनी लगी हुई है। कहने का मतलब लीशुन ने अपनी बेटी को डिमोनिक कर्स से और बीमारी से दोनों से ही बचा लिया। लीशुन की स्पिरिट अपनी बेटी को हॉस्पिटल में देखने भी आती है, पर जाओ अपनी माँ को नहीं देख पाती और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द फ्यूनरल मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब वहां पे इस मूवी का लिंक मैं अपनी अगली वीडियो के आने के बाद डालूंगा। आपको पूरी की पूरी मूवी में टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी और उस मूवी को दिन मैं 7 दिन बाद डिलीट कर दूंगा ताकि मेरे को कॉपीराइट की वजह से दिक्कत ना हो। तो अगर आप लोग ये वीडियो 1 हफ्ते बाद देख रहे हो तो आपने इस मूवी को मिस कर दिया और ये मूवी अब आपको मेरे टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी। खैर अब आगे से कोई मूवी मिस ना करो, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।